हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। लास्ट लेक्चर में हमने कुछ हाफ रिएक्शंस आपको दिए थे बैलेंसिंग के लिए आफ्टर टीचिंग द डिफरेंट मेथड्स ऑफ बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शंस। दो मेथड्स हमने सीखे थे, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड और आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड जो है उसमें उसको हाफ रिएक्शन मेथड भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन को अलग करके बैलेंस किया जाता है, फिर ऐड किया जाता है। तो अगर हमको सिर्फ ऑक्सीडेशन या सिर्फ रिडक्शन रिएक्शन देता है बैलेंसिंग के लिए, तो हम आयन इलेक्ट्रॉन मेथड ही यूज़ कर सकते हैं। जो रिएक्शंस हमने दिए थे उसमें कुछ और ऐड करके भी ये रिएक्शन हम आपको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। 10th रिएक्शन तक मैंने लास्ट लेक्चर में दिया था, 6 रिएक्शंस और बढ़ा दिए हैं। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शंस में आते हैं, इस वजह से ये बैलेंस्ड फॉर्म है। लास्ट लेक्चर में हमने जब इन रिएक्शंस को लिखा था तो अनबैलेंस्ड इक्वेशन दिए थे। अब बैलेंसिंग आप अपनी चेक कर लीजिए। और इसमें बैलेंस फैक्टर निकालने के लिए बोला था सब में रिएक्टेंट का। देखिए यहाँ पर MnO4 माइनस +7 से +2 में चेंज आता है 5 का, और मैग्नीज का एक ही एटम है तो इसका बैलेंस फैक्टर 5 हो जाएगा। अगर रिएक्शन देखिए तो रिएक्टेंट इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो इसका मतलब ये रिडक्शन प्रोसेस है। सो दिस इज रिडक्शन हाफ रिएक्शन, और रिडक्शन हाफ रिएक्शन में इसके 1 फार्मूला यूनिट के लिए 5 इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट है, इसलिए भी इसका बैलेंस फैक्टर 5 है। इसी तरीके से 4 माइनस +7 से जब 4 मिलेगा तो 3 का चेंज आएगा, और एक ही मैग्नीज है इसलिए 3 इसका फैक्टर हो गया। MnO4 माइनस से +6 में गया, 1 का चेंज आ गया, और एक ही मैग्नीज है तो 1 का चेंज आ गया। याद कीजिए इस रिएक्शन को हमने बोला था एसिडिक मीडियम में। ये दोनों बेसिक मीडियम में है, ये स्लाइटली या वीकली बेसिक मीडियम, और ये स्ट्रांगली बेसिक मीडियम। MnO4 माइनस KMnO4 का एनायन है, KMnO4 पोटेशियम पर मैग्नेट। वो एसिडिक और बेसिक दोनों मीडियम में खुद रिड्यूस होता है, तो इसका मतलब एसिडिक और बेसिक दोनों मीडियम में ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा। KMnO4 और K2Cr2 ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पढ़े जाने वाले ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं। ऑर्गेनिक में, इनऑर्गेनिक में, हर जगह इसका यूज़ आप पढ़ेंगे। लेकिन इन दोनों में फ़र्क क्या है कि K2Cr2 ऑक्सीडाइजिंग एक्शन अपना जो शो करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह जो रिएक्ट करता है, वो सिर्फ एसिडिक मीडियम में करता है। मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है एसिडिक मीडियम, लेकिन हम इससे कंपेयर करने के लिए यहाँ पर लिख दे रहे हैं। KMnO4 एसिडिक मीडियम में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है तो Mn+2 में चेंज होता है, और K2Cr2 जब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है एसिडिक मीडियम में तो Cr+3 में चेंज होता है। अल्कलाइन मीडियम में K2Cr2 ऑक्सीडाइजिंग एक्शन शो करता ही नहीं है। K2Cr2 अल्कलाइन मीडियम में, बेसिक मीडियम में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क नहीं करता, लेकिन KMnO4 करता है। और जब KMnO4 करता है तो स्लाइटली बेसिक मीडियम में MnO2 में कन्वर्ट होता है, स्ट्रांगली बेसिक मीडियम में MnO4 -2 में चेंज होता है। अब अगर हमको कोई रिएक्शन दे दे कंप्लीट करने के लिए, और अल्कलाइन मीडियम में KMnO4 को यूज़ किया गया है और ये नहीं बताया गया कि स्लाइटली है या स्ट्रांगली, तो हम इन जनरल MnO2 बनाएंगे। ध्यान रखिएगा, अगर स्लाइटली या स्ट्रांगली बेसिक मीडियम मेंशन कर दिया गया है तो हम ये प्रोडक्ट बनाएंगे। स्लाइटली बेसिक में, वीकली बेसिक में MnO2, स्ट्रांगली बेसिक में MnO4 -2। लेकिन अगर बेसिक मीडियम लिखा गया है KMnO4 के लिए और वीकली या स्ट्रांगली मेंशन नहीं किया गया है तो हम MnO2 बनाते हैं। क्यों बनाते हैं ये जब हम आगे इलेक्ट्रोड प्रोसेस, गैल्वेनिक सेल पढ़ाएंगे तो वहाँ पर बताएंगे। एक हिंट है यहाँ पर हम कर दे रहे हैं, इस रिडक्शन में जो पोटेंशियल जनरेट होता है उसको बोलते हैं रिडक्शन पोटेंशियल। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई होगा वही रिड्यूस होगा। तो अगर आप इन तीनों में देखेंगे तो बेसिक मीडियम में, जो 2 बेसिक मीडियम है उसमें इसमें रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होता है, इसलिए MnO2 ईजिली बनता है MnO4 -2 के कंपेरिजन में। तो इस वजह से अगर हमको एक प्रेफर करना है, वीकली या स्ट्रांगली नहीं मेंशन किया गया है बेसिक मीडियम में, तो MnO2 को प्रेफर करेंगे। फिलहाल KMnO4 का वैलेंस फैक्टर देख लिया। अगर हम K2Cr2 की बात करें, एसिडिक मीडियम में जब रिड्यूस होता है +3 में, तो देखिए पर एटम +3 यानी 3 का चेंज आया, और K2Cr2 के एक फार्मूला यूनिट में क्रोमियम के 2 एटम हैं तो इसका वैलेंस फैक्टर आएगा 6।
ध्यान से देखिएगा, KMnO4 में एक मैग्नीज का चेंज देखा जाता है, लेकिन K2Cr27 में 2 क्रोमियम एटम का चेंज देखेंगे। पर फॉर्मूला यूनिट जो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर आता है ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट में, वही उसका वैलेंस फैक्टर होता है। जहां भी रिएक्टेंट साइड में इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहे हैं, ये सब खुद रिड्यूस हो रहे हैं, इसका मतलब ये स्पीसीज, ये रिएक्टेंट्स ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। आगे देखिए, प्रोडक्ट साइड में इलेक्ट्रॉन दिखने लगा। इलेक्ट्रॉन अगर प्रोडक्ट साइड में दिखने लगा तो इसका मतलब ये स्पीसीज खुद क्या हो रहे हैं, ऑक्सीडाइज, इसका मतलब ये रिड्यूसिंग एजेंट है। अब यहां पर देखिए, कार्बन के लिए +3 से +4 1 का चेंज आ रहा है, 2 कार्बन एटम है तो वैलेंस फैक्टर 2 हो जाएगा। ये ऑक्जेलिक एसिड है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस में। ये देखिए फेरस ऑक्सीलेट, ऑक्जेलिक एसिड से 2H+ निकाल दीजिए तो बनेगा C2O4 -2। देखिए H2C2O4 से 2H+ निकाला तो क्या बना, C2O4 -2, और -2 है तो यहाँ पर +2 लगेगा तो फेरस ऑक्सीलेट हो जाएगा। फेरस ऑक्सीलेट में जब ऑक्सीडेशन होता है तो फेरस फेरिक में कन्वर्ट हो जाता है और कार्बन +3 से +4 में कन्वर्ट हो जाता है। ऑक्जेलिक एसिड में सिर्फ कार्बन ऑक्सीडाइज हुआ था, लेकिन ऑक्सीलेट में फेरस और कार्बन दोनों ऑक्सीडाइज हुए। आयरन के लिए +2 से +3 1 का चेंज, और एक फार्मूला यूनिट में 1 आयरन है, प्लस कार्बन के लिए +3 से +4, फेरस ऑक्सीलेट में 2 कार्बन है, इसलिए टोटल चेंज देखेंगे तो 3 आएगा। तो जब फेरस ऑक्सीलेट का आप ऑक्सीडेशन करेंगे K2Cr27 से या KMnO4 से, तो ये वैलेंस फैक्टर 3 शो करेगा, जबकि ऑक्जेलिक एसिड का वैलेंस फैक्टर कितना आ रहा है, 2। ये कंपाउंड है फेरस सल्फाइट। नाम में अगर थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, 12th में चलकर हम इन कंपाउंड्स का नाम पढ़ेंगे। जब सल्फर के ऑक्सी एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रोजन का ऑक्सी एसिड पढ़ेंगे, नाइट्रस, नाइट्रिक, वहां पर ये सारे नाम क्लियर हो जाएंगे। अभी नाम बताते जा रहे हैं तो आप इसको मेंशन कर सकते हैं। फेरस सल्फाइट है, IT लास्ट में आएगा। फेरस सल्फाइड में फेरस +2 स्टेट में ऑक्सीडाइज होकर +3 में चला गया। सल्फर +4 स्टेट में ऑक्सीडाइज होकर +6 में चला गया। अगर ये नहीं समझ में आ रहा है तो रेडॉक्स के फर्स्ट और सेकंड वीडियो जरूर देखिएगा, उसमें ऑक्सीडेशन नंबर का कैलकुलेशन सिखाया गया है। फेरिक में सल्फर +4 से +6 में, आयरन के लिए 1 का चेंज आया और एक ही एटम है, प्लस सल्फर के लिए +4 से +6 2 का चेंज आया और सल्फर का भी एक ही एटम है, तो टोटल चेंज 3 का आ गया। जब आप SO3 -2 लेते हैं तो सल्फर +4 से +6 में चेंज होता है, 2 का चेंज आया और एक ही सल्फर है इसलिए 2 का चेंज। यहां पर देखिए कॉपर, ये क्यूप्रस सल्फाइड है, ये क्यूप्रिक सल्फाइड है। क्यूप्रस सल्फाइड में कॉपर +1 में है, सल्फर -2 में है। अगर आपने इसको ऑक्सीडाइज किया +1 से +2 तो कॉपर के लिए 1 का चेंज, लेकिन इसमें 2 कॉपर एटम है एक फार्मूला यूनिट, प्लस सल्फर -2 से +4 में ऑक्सीडाइज हो रहा है। -2 से पहले 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करके 0 होगा, फिर 0 से 4 इलेक्ट्रॉन लॉस करके +4 में जाएगा, तो -2 से +4 का डिफरेंस जो आएगा वो आएगा 6 का। तो एक सल्फर में 6 का चेंज और सल्फर का एक ही एटम है, तो टोटल चेंज आएगा 8 का। नाउ कॉपर सल्फाइड अगर क्यूप्रस है तो क्यूप्रिक में ऑक्सीडाइज हुआ, लेकिन अगर क्यूप्रिक सल्फाइड लेंगे तो कॉपर में कोई चेंज नहीं आया, इसलिए कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट हमने नहीं लिखा। यहां पर भी +, यहां पर भी +2, सिर्फ सल्फर का चेंज हो रहा है -2 से +4 में, और -2 से +4 यानी 6 का चेंज एक सल्फर के लिए वैलेंस फैक्टर 6। यहां पर I-1 स्टेट में KI, NaI कुछ भी ले सकते हैं आप। रेड ऑक्सीडेशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन ये भी है, I-2 में ऑक्सीडाइज होगा तो -1 से 0 में जाएगा, 1 का चेंज आएगा, और I- में एक ही आयोडीन एटम है। अब जरा गौर से देखिएगा, यहां पर -1 से 0 का चेंज आया है पर एटम, और 2I- लिखा है, लेकिन ये जो ऑक्सीडेशन नंबर लिखा है वो एक एटम के लिए लिखा है, तो जो 2 लिखा है वो नंबर ऑफ आयोडीन इन अ मॉलिक्यूल नहीं है, ये 2 डिफरेंट 2I- का मतलब होता है I- प्लस I-, 2 आयोडाइड आयन है। और अगर हमने लिख दिया होता I2 तो इसका मतलब एक आयोडीन मॉलिक्यूल है, यहाँ पर दोनों आयोडीन जुड़े हुए हैं, और अगर हम सामने 2 नंबर लिखते हैं तो इसका मतलब ये I- फ्री है। फिलहाल एक आयोडीन के लिए एक ही का चेंज आ रहा है, वैलेंस फैक्टर 1। लेकिन यही I- इन 2 रिएक्शंस को कंपेयर कीजिए, इसमें भी I-, इसमें भी I-। I- I2 में जो जाता है वो एसिडिक मीडियम में चेंज होता है, और अगर I- को बेसिक मीडियम में रिएक्शन कराते हैं तो IO3- में चेंज होता है।
IO3 माइनस में आयोडीन का ऑक्सीडेशन स्टेट +5, तो -1 से +5 में जाएगा, तो -1 से पहले 0, फिर 0 से +5, यानी यहाँ पर चेंज आएगा 6 का, और I माइनस में एक ही आयोडीन एटम है तो 6 का चेंज आ गया। ये 12 रिएक्शन हमने बैलेंस करके उनका चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर बैलेंस फैक्टर बता दिया। अब जरा एक और ध्यान से देखिए बात, देखिए मैग्नीज का यहाँ पर कितना एटम है, एक, यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हुआ तो बैलेंस फैक्टर 5, 3 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हुआ तो 3, 1 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हुआ तो 1। लेकिन यहाँ पर क्रोमियम के कितने एटम्स हैं, 2 एटम्स हैं, और इलेक्ट्रॉन्स कितना इन्वॉल्व है, 6। क्लियर है? तो यहाँ पर फॉर्मूला यूनिट 2 क्रोमियम के लिए टोटल चेंज देखेंगे 6 का। Cr2O7 यहाँ पर -2 होना चाहिए। Cr2O7 -2, 6 इलेक्ट्रॉन जब गेन करेगा तो एक मॉलिक्यूल ने 6 इलेक्ट्रॉन गेन किया तो वैलेंस फैक्टर 6 का हो गया। एक मॉलिक्यूल है, इसके सामने कुछ नहीं लिखा तो इसका मतलब 1 होगा। एक मॉलिक्यूल ने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो वैलेंस फैक्टर 2, एक मॉलिक्यूल ने 3 इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो वैलेंस फैक्टर 3, एक मॉलिक्यूल ने 3 इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो वैलेंस फैक्टर 3, एक मॉलिक्यूल ने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो वैलेंस फैक्टर 2। ये बैलेंस इक्वेशन के बाद पता चल रहा है कितना इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ, कितना गेन। एक मॉलिक्यूल है और 8 इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है तो वैलेंस फैक्टर 8, 1 मॉलिक्यूल 6 इलेक्ट्रॉन इज लॉस्ट, वैलेंस फैक्टर 6। अब यहाँ पर देखिए 2 आयोडीन है और 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए, सो 2 ने 2 किया तो 1 कितना करेगा, 1 ही इलेक्ट्रॉन, वही वैलेंस फैक्टर है। यहाँ पर 1 आयोडीन है और 6 इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ है तो इसका मतलब 6। इस 12 रिएक्शन के पैटर्न पे हमने हाफ रिएक्शन आयन इलेक्ट्रॉन मेथड सिखाया था। उसी तरीके से H2O2 के ये रिएक्शंस आपको बैलेंस करने हैं 4, और आपको ऐसा लगेगा कि H2O2 से O2 2 बार लिखा गया है और H2O2 से H2O भी 2 बार लिखा गया। हमने ऑक्सीडेशन नंबर तो लिख दिया, -1 से 0 जाता है, -1 से 0 मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब ऑक्सीडेशन। -1 से -2 गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन। ऑक्सीडेशन भी 2 बार लिखा है, रिडक्शन भी 2 बार। आगे चल के हम पढ़ेंगे हाइड्रोजन चैप्टर में H2O2 के रिएक्शंस में, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस के अंतर्गत ये आएगा। H2O2 ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग दोनों एजेंट की तरह काम करता है, और ये दोनों काम दोनों मीडियम में करता है, यानी एसिडिक मीडियम में भी और बेसिक मीडियम में। तो इन दो रिएक्शंस में फर्क क्या रहेगा, आप इसको बैलेंस करेंगे किस में, एसिडिक मीडियम में। सो एसिडिक मीडियम में खुद ऑक्सीडाइज हुआ तो रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है, खुद रिड्यूस हुआ तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा है, और यहाँ पर बेसिक मीडियम में, यानी सेम रिएक्शंस को आपको एसिडिक और बेसिक दोनों में बैलेंस करना है। इस तरीके से हमने कुछ इंपॉर्टेंट हाफ रिएक्शंस देखे। इतने रिएक्शंस की प्रैक्टिस कीजिए, मैक्सिमम क्वेश्चन आपको एग्जाम में, बुक्स में इसी से रिलेटेड मिलेंगे। बाकी जो इसके बियॉन्ड क्वेश्चन मिलेंगे वो भी इसी पैटर्न पे सॉल्व हो जाएंगे। एनसीईआरटी में जब आप ये टॉपिक देखेंगे, थोड़ा सा बहुत कंसाइज फॉर्म में दिया गया है टाइट्रेशन का, हेडिंग शायद दिया गया है कि रेडॉक्स टाइट्रेशन एज द बेसिस ऑफ, रेडॉक्स रिएक्शंस एज द बेसिस ऑफ टाइट्रेशन। लेकिन टाइट्रेशन सिर्फ रेडॉक्स से रिलेटेड टर्म नहीं है, टाइट्रेशन एक ब्रॉड कंसेप्ट है। ओवरऑल ये है क्या, टाइट्रेशन एक एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर है। इस प्रोसीजर में करते क्या है, हम 2 सॉल्यूशन लेते हैं, एक जिसका कंसंट्रेशन पता है उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड या नोन सॉल्यूशन, एक जिसका कंसंट्रेशन पता नहीं है उसको बोलते हैं अननोन सॉल्यूशन। तो नोन और अननोन सॉल्यूशन का रिएक्शन कराते हैं, और इस रिएक्शन के बेसिस पर उनका जो अमाउंट एक दूसरे से रिएक्ट करता है उसके बेसिस पर पता करते हैं कि अननोन सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन क्या है। ध्यान रखिएगा, अननोन सॉल्यूशन का मतलब ये नहीं कि हमको पता ही नहीं कि किस चीज़ का सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन किस चीज़ का ये पता रहता है, उसका कंसंट्रेशन पता नहीं है। तो अगर हम लैंग्वेज इसके लिए दें तो टाइट्रेशन क्या होगा, एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर टू कैलकुलेट कंसंट्रेशन सॉल्यूशन। अब कंसंट्रेशन किसी का अगर पता करना है, इसका मतलब उसका कंसंट्रेशन पता नहीं है तो हम उसको अननोन सॉल्यूशन कहते हैं। सो एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर टू कैलकुलेट कंसंट्रेशन ऑफ एनी सॉल्यूशन विच इज कॉल्ड अननोन सॉल्यूशन बाय अलाउइंग इट्स डेफिनेट अमाउंट, यानी अननोन सॉल्यूशन का जो हम अमाउंट लेंगे वो डेफिनेट लेंगे, 10 ml, 20 ml, 30 ml, जैसा स्कूल का बजट होता है वैसा लिया जाता है एक्सपेरिमेंट में। सो अलाउइंग इट्स डेफिनेट अमाउंट टू रिएक्ट विथ अनदर सॉल्यूशन ऑफ नोन कंसंट्रेशन। तो अननोन कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन के डेफिनेट अमाउंट को हम दूसरे सॉल्यूशन के जिसका कंसंट्रेशन नोन है उससे रिएक्ट कराते हैं, और अननोन सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन पता करते हैं।
फिर से एक बार देख लीजिए, एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर टू कैलकुलेट concentration of any solution which is called unknown solution by allowing its definite amount to react with another solution of known concentration which is called known or standard solution is called titration. ऐड कर सकते हैं आप बाद में। तो इसका मतलब इसमें हम रिएक्शन करा रहे हैं एक अननोन सोल्यूशन का और दूसरा नोन सोल्यूशन का। तो नोन और अननोन सोल्यूशन रिएक्ट तो तब करेंगे जब दोनों का नेचर अलग अलग हो। एसिड एसिड से तो रिएक्ट करता नहीं है, बेस बेस से रिएक्ट तो करता नहीं है। तो इस वजह से नोन और अननोन सॉल्यूशन का नेचर अलग अलग होता है। अगर नोन सॉल्यूशन अननोन सॉल्यूशन एसिड है तो हम बेस से उसको टाइट्रेट करेंगे। बेस अगर है अननोन सॉल्यूशन तो हम उसको एसिड से टाइट्रेट करते हैं। अगर अननोन सॉल्यूशन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो हम उसको रिड्यूसिंग एजेंट से टाइट्रेट करते हैं। और अगर अननोन सॉल्यूशन रिड्यूसिंग एजेंट है तो हम उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से टाइट्रेट करेंगे। अगर रिएक्शन एसिड और बेस में हो रहा है तो हम उसको एसिड टाइट्रेशन कहते हैं। ये एसिड बेस टाइट्रेशन भी 11th आयनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर में ये पढ़ते हैं। इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो मोल कंसेप्ट में भी रख दिए गए हैं। ये थोड़ी सी समस्या होती है 11th में केमिस्ट्री में स्टूडेंट्स को कि मोल कंसेप्ट में इन सब रिएक्शंस और क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जबकि ये सब का डिटेल कंसेप्ट बाद में पढ़ाया गया है एसिड बेस टाइट्रेशन आयनिक इक्विलिब्रियम में, जो 6वां या 7वां चैप्टर है, और रिडॉक्स टाइट्रेशन यहाँ पर 8वां चैप्टर है। फिलहाल हम अभी कंसर्न है रिडॉक्स टाइट्रेशन से। किसी भी टाइट्रेशन में, चाहे एसिड बेस टाइट्रेशन चाहे रिडॉक्स, आगे चल के कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन, प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन, बहुत तरीके के टाइट्रेशन हम देखते हैं, लेकिन अभी इस चैप्टर में हम सिर्फ रिडॉक्स टाइट्रेशन देख रहे हैं। रिडॉक्स टाइट्रेशन में इंपॉर्टेंट टर्म्स या किसी भी टाइट्रेशन में इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या आते हैं? देखिए, पिपेट, ब्यूरेट एंड कोनिकल फ्लास्क, ये डिवाइसेस हैं जो एक्सपेरिमेंटल लैब में इस्तेमाल किया जाता है। बहुत से डिवाइसेस होते हैं, जो इंपॉर्टेंट डिवाइस है वो हम बता दे रहे हैं। देखिए, पिपेट क्या होता है? एक ग्लास का ट्यूब होता है, बहुत तरीके की डिजाइन होती है इसकी। इसमें एक मार्किंग बना होता है, इसका एक डेफिनेट कैपेसिटी होता है इस मार्क तक, 10 ml, 20 ml, 25 ml, 30 ml, जो भी हो, ये पिपेट है। इससे क्या करते हैं हम? अननोन सोल्यूशन का जो डेफिनेट अमाउंट है वो पिकअप करते हैं। अननोन सोल्यूशन लैब में एक जगह रख दिया जाता है, सारे स्टूडेंट जाके वहाँ से अननोन सोल्यूशन का डेफिनेट अमाउंट पिकअप करते हैं। तो एक बड़े से जार में, बीकर में रख दिया जाता है, वहाँ से बच्चे जाके इससे सक्शन के जरिए सोल्यूशन इसमें भर लेते हैं, और सिर्फ इस पॉइंट तक सोल्यूशन भरने के बाद फिर उसको कोनिकल फ्लास्क में ट्रांसफ़र कर देते हैं। कोनिकल फ्लास्क एक ऐसा है ग्लास वेसल जिसका बॉटम जो होता है वो ज़्यादा ब्रॉड होता है, लेकिन जो उसका माउथ होता है, ओपनिंग जो होती है, वो बहुत नैरो होता है। तो ये कोनिकल फ्लास्क, तो कोनिकल फ्लास्क में डेफिनेट अमाउंट ऑफ अननोन सॉल्यूशन लिया जाता है बाय द हेल्प ऑफ पिपेट। तो पिपेट के जरिए हम अननोन सॉल्यूशन डाल रहे हैं किसमें? कोनिकल फ्लास्क में। और कोनिकल फ्लास्क में जो डाल रहे हैं उसका वॉल्यूम डेफिनेट है, सो V इज नोन। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, अननोन सॉल्यूशन की दो बातें हैं, एक है कंसंट्रेशन, दैट इज मोलरिटी और नॉर्मलिटी। दो से ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। वैसे तो दसों तरीके के कंसंट्रेशन है, लेकिन यूज में सबसे मोलरिटी और नॉर्मलिटी आता है। सो मोलरिटी और नॉर्मलिटी ये हमको पता करना है, लेकिन इसका वॉल्यूम जो है वो डेफिनेट है क्योंकि हम ही ने मेजर किया उसको। इसका कंसंट्रेशन दैट इज मोलरिटी और नॉर्मलिटी, दोनों में से कोई एक चीज़ ये पता है, तभी इसको हम नॉन सॉल्यूशन कह रहे हैं, इसको स्टैंडर्ड सॉल्यूशन कह रहे हैं। और इसका वॉल्यूम हम पहले एक्सेस में ले लेते हैं, लेकिन रिएक्शन में कितना वॉल्यूम पार्टिसिपेट किया ये मेजर कर लिया जाता है। इसका मतलब फाइनली इसका भी वॉल्यूम मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 4 वेरिएबल हैं, दोनों का कंसंट्रेशन, दोनों का वॉल्यूम। तो वॉल्यूम को दोनों का पता चल जाए, कंसंट्रेशन एक का पता है, दूसरे का कंसंट्रेशन मिल जाएगा। कैसे, इसको भी आगे चल के हम देखेंगे। नोन और स्टैंडर्ड सॉल्यूशन क्या है? जिसका कंसंट्रेशन पता है। अननोन सॉल्यूशन क्या है? जिसका कंसंट्रेशन पता नहीं है, उसका डेफिनेट वॉल्यूम पिपेट की मदद से कोनिकल फ्लास्क में कलेक्ट कर लिया जाता है। अब ये अननोन सॉल्यूशन कहाँ रखा जाता है? अननोन सॉल्यूशन तो कोनिकल फ्लास्क में है, नोन सॉल्यूशन कहाँ रखा जाता है? तो उसके लिए एक दूसरा डिवाइस है, ब्यूरेट। एक बड़ा सा स्टैंड होता है, उसमें क्लैंप्स लगे होते हैं, और उसमें एक बड़ा सा ग्लास का ट्यूब होता है जिसके एंड पे नैरो एंड होता है, और इसमें एक स्टॉपर लगा होता है इससे सॉल्यूशन गिराने के लिए। इस
इस डिवाइस को बोलते हैं ब्यूरेट, और ये कैलिब्रेटेड होता है। इसमें कितना सोल्यूशन भरेंगे पता चल जाएगा, 20 ml, 30 ml, 40 ml, 50 ml, इसमें एक्सेस ऑफ सोल्यूशन डाल दिया जाता पहले। और इसके नीचे कोनिकल फ्लास्क रख लेते हैं हम, और इसमें डेफिनेट वॉल्यूम रख लिया, तो ये अननोन सोल्यूशन हो गया जिसका कंसंट्रेशन, मोलरिटी पता नहीं है, और वॉल्यूम हमने मेजर कर लिया। और इसमें इनिशियल वॉल्यूम जब भरेंगे तो मेजर कर लेंगे, फिर इसको ड्रॉप वाइज इसमें मिलाते रहते हैं, और जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा तो रिएक्शन कंप्लीट होने पे देखेंगे कितना बच गया, तो दोनों का डिफरेंस जो है उससे वॉल्यूम पता चल जाएगा, और ये नोन सॉल्यूशन है और स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। तो इसका मतलब इसकी मोलरिटी पता है या नॉर्मलिटी पता है जिससे मोलरिटी निकाल सकते हैं। तो ये तो हो गया डिवाइसेस, नोन अननोन सॉल्यूशन। व्हाट इज इंडिकेटर, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। अननोन सॉल्यूशन जब हम इसमें रखते हैं कोनिकल फ्लास्क में, और ड्रॉप वाइज ब्यूरेट से हम इसमें नॉन सॉल्यूशन को मिलाते रहते हैं, तो नॉन सॉल्यूशन का नेचर अलग अलग है। नेचर अलग अलग होने की वजह से क्या होगा, वो रिएक्ट करेंगे, एसिड बेस से मिलेगा या बेस एसिड से मिलेगा तो न्यूट्रलाइज करेंगे एक दूसरे को। ऐसे ही ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट ऑक्सीडाइज करेगा रिड्यूसिंग एजेंट को, और रिड्यूसिंग एजेंट रिड्यूस करेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को। तो ये रिएक्शन होगा। ये रिएक्शन होते होते इसमें जो वॉल्यूम था वो डेफिनेट था, तो धीरे धीरे या नॉन सॉल्यूशन का पूरा अमाउंट जो है वो रिएक्ट कर जाएगा। रिएक्शन जैसे ही कंप्लीट होता है उस वक्त नॉन और अननोन सॉल्यूशन के इक्विवेलेंसेस बराबर हो जाते हैं। फिर से ध्यान से सुनिएगा, रिएक्शन जब अननोन और नॉन सॉल्यूशन का जैसे ही कंप्लीट होगा, देखिए अगर आपने यहां पर 10 ml ले लिया और एक ड्रॉप मिला दिया तब तो रिएक्शन कंप्लीट नहीं होगा। तो इनिशियली कोनिकल फ्लास्क में सिर्फ अननोन सॉल्यूशन होता है, नॉन सॉल्यूशन में ड्रॉप वाइज मिला रहे हैं, इसका तो नॉन सॉल्यूशन का थोड़ा अमाउंट ऐड कर रहे हैं। तो इनिशियली कोनिकल फ्लास्क में जब आप मिलाते जाते हैं ड्रॉप वाइज, तो नॉन सॉल्यूशन जो होता है वो स्मॉल अमाउंट में रहता है, क्योंकि एक ड्रॉप मिलाया, 2 ड्रॉप मिलाया, वो स्मॉल अमाउंट में, लेकिन ये एक्सेस में है। जैसे जैसे एक एक ड्रॉप आएगा वो एक एक ड्रॉप से रिएक्ट करता जाएगा। फाइनली एक ऐसा स्टेज आएगा कि जो आखिरी ड्रॉप भी, आखिरी मॉलिक्यूल भी नॉन सॉल्यूशन के, उससे भी नॉन सॉल्यूशन क्या कर जाएगा, रिएक्ट। इसका मतलब जैसे जैसे नॉन सॉल्यूशन इसमें आएगा अननोन सॉल्यूशन को खत्म करता जाएगा, अननोन सॉल्यूशन के कंपाउंड को क्या करता जाएगा, खत्म करता जाएगा। जब ये अननोन सॉल्यूशन के सारे कंपाउंड खत्म हो गए, फिर जब आप ड्रॉप मिलाएंगे तो इसमें जो कंपाउंड होगा वो नॉन सॉल्यूशन वाला कंपाउंड आ जाएगा। तो जैसे ही इसमें अननोन सॉल्यूशन के कंपाउंड सारे खत्म हो जाते हैं और नॉन सॉल्यूशन का कंपाउंड इसमें मिलाते हैं, तो इस सॉल्यूशन का कलर चेंज हो जाता है। और रिएक्शन के कंप्लीट होने पे कलर के चेंज को बताने वाला जो केमिकल होता है वो इंडिकेटर होता है। सो केमिकल विच इंडिकेट्स द एंड पॉइंट का मतलब रिएक्शन कंप्लीट हो गया। नाउ व्हाट इज एंड पॉइंट? एंड पॉइंट वो है जहां पर सिंगल ड्रॉप ऑफ नॉन सॉल्यूशन मिलाने पर अननोन सॉल्यूशन है, कोनिकल फ्लास्क में जो सॉल्यूशन है उसका कलर चेंज कर जाए। कंडीशन व्हेन कलर ऑफ सॉल्यूशन इन conical flask is changed on adding single drop of what? known solution। तो पहला ड्रॉप मिलाएंगे तो कलर चेंज नहीं होगा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, एक ऐसा ड्रॉप आएगा जिस पे कलर चेंज हो जाएगा। कलर चेंज हो गया, इसका मतलब अननोन सॉल्यूशन के कंपाउंड सारे खत्म हो गए, अब उसमें नॉन सॉल्यूशन का कंपाउंड आ गया। तो जिस ड्रॉप पे कलर चेंज हो गया उस कंडीशन को एंड पॉइंट, और एंड पॉइंट पे कलर चेंज करने वाला जो केमिकल होता है उसको बोलते हैं इंडिकेटर। इसका मतलब अननोन सॉल्यूशन नॉन सॉल्यूशन के साथ, अननोन सॉल्यूशन हमने लिया कोनिकल फ्लास्क में, इसी में इंडिकेटर मिला देते हैं, या इन्हीं में से कोई केमिकल एक ऐसा होगा अननोन और अननोन सॉल्यूशन में से जो इंडिकेटर का काम करेगा। तो जैसे रिएक्शन कंप्लीट होगा वैसे ही कलर को चेंज कर देगा। तो ध्यान रखिएगा, रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद जब अगला ड्रॉप नॉन सॉल्यूशन का मिलाएंगे तब कलर चेंज होता है। यानी जो कलर चेंज हुआ है जिस ड्रॉप से, उस ड्रॉप के एक ड्रॉप के पहले रिएक्शन कंप्लीट हो चुका है। ध्यान से सुनिएगा,
हमने क्या कहा, मान लीजिए अननोन सॉल्यूशन है ए कोनिकल फ्लास्क में और नोन सॉल्यूशन है बी, यानी ए नोन सॉल्यूशन और बी एक कंपाउंड है जिसका नोन सॉल्यूशन। अननोन सॉल्यूशन हमने किस में लिया है, कोनिकल फ्लास्क में। अननोन सॉल्यूशन किस में लिया है, कोनिकल फ्लास्क में, और इसका एक डेफिनेट अमाउंट लिया है और सॉल्यूशन का ड्रॉप वाइज अमाउंट ए में मिलाते जा रहे हैं। तो जैसे जैसे इसमें आएगा ए को कम करता जाएगा, बी जो आएगा वो खुद भी रिएक्ट कर जाएगा और ए को भी खत्म करेगा, तो बेस आएगा, एसिड बेस दोनों खत्म हो जाएंगे। अननोन सॉल्यूशन जब फ्लास्क में लिया था 20 ml कुछ लिया था और इसको ड्रॉप वाइज में लाए थे, तो इनिशियली क्या होगा, ए कम होता जाएगा और बी पूरा खत्म हो जाएगा, क्योंकि एक ड्रॉप आएगा वो पूरा कंज्यूम हो जाएगा, ए को थोड़ा सा कम कर देगा। कम करते करते ड्रॉप आएगा, इसमें बी ए के आखिरी मॉलिक्यूल को भी कंज्यूम, इक्विवेलेंस पॉइंट। बी का एक सिंगल ड्रॉप ऐड करने पर तो उसको हमने बोला इक्विवेलेंस पॉइंट। अब अगला ड्रॉप जब आप बी का डालेंगे इसमें, तो ए का मॉलिक्यूल है ही नहीं, तो अगले ड्रॉप पे ये सॉल्यूशन ए की जगह बी का सॉल्यूशन बन जाएगा। एसिड पूरा खत्म हो गया, तो अगला ड्रॉप बेस का डालते ये सॉल्यूशन ऐसे ही चेंज हो जाएगा। तो एंड पॉइंट, और एंड पॉइंट के एक ड्रॉप पहले इक्विवेलेंस पॉइंट आ चुका होता है मोस्टली। सो इक्विवेलेंस पॉइंट कंडीशन व्हेन रिएक्शन किसके बीच में, अननोन और नोन सॉल्यूशन के बीच में, इज जस्ट कंप्लीटेड। जस्ट कंप्लीटेड का मतलब कोई भी एक्सेस नहीं है, कोई भी लिमिटिंग एजेंट नहीं है। एंड पॉइंट के इक्विवेलेंस पॉइंट के पहले अननोन सॉल्यूशन एक्सेस में रहता है और नोन सॉल्यूशन लिमिटिंग एजेंट, क्योंकि आप बूंद बूंद उसको गिरा रहे हैं, ड्रॉप वाइज मिला रहे हैं। इक्विवेलेंस पॉइंट अटेंड करने के बाद अगर आपने नोन सॉल्यूशन को इसमें डाला, तो अब नोन सॉल्यूशन एक्सेस में हो जाएगा, अननोन सॉल्यूशन लिमिटिंग एजेंट। तो ये अगर अननोन सॉल्यूशन ए का लिया आपने और नोन सॉल्यूशन बी का लिया, तो इक्विवेलेंस पॉइंट पर ए और बी दोनों ही इसमें से बिल्कुल खत्म हो जाएंगे, क्योंकि दोनों का इक्विवेलेंस बराबर हो जाएगा। इक्विवेलेंस क्या होता है ये भी बताया जाएगा। ए और बी दोनों खत्म हो गया इक्विवेलेंस पॉइंट पे। इक्विवेलेंस पॉइंट से पहले क्या था, ए ज्यादा था और बी कम, तो जब बी को आपने ए में ऐड किया तो ए थोड़ा सा बच गया और बी पूरा खत्म हो गया। इक्विवेलेंस पॉइंट के बाद अगर एक भी आप ड्रॉप डालेंगे, तो यहां से ए खत्म हो चुका, अब ये सॉल्यूशन बी का हो जाएगा, तो कलर चेंज हो जाएगा, उसको बोलेंगे एंड पॉइंट। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टाइटर वैल्यू। इट इज द वॉल्यूम ऑफ known solution, known or standard solution required to achieve what, equivalence point, जिस पर रिएक्शन कंप्लीट होता है। इसका मतलब अननोन सॉल्यूशन के डेफिनेट वॉल्यूम से रिएक्ट करने के लिए नॉन सॉल्यूशन के जितने वॉल्यूम की जरूरत पड़ेगी, दैट विल बी टाइटर वैल्यू। तो ये तो सिंपल कंसेप्ट है, एनसीईआरटी पे इतना इलेबोरेट करके नहीं दिया गया है, हमने दिखा दिया ताकि आप लैब में भी अब जाके कभी टाइट्रेशन करते हैं तो आपको बातें समझ में आती रहेंगी कि वहां पर क्या क्या हो रहा है। अब इसको हम अप्लाई करके देखते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट रेडॉक्स रिएक्शन पे, फिर 2-3 और क्वेश्चन करेंगे और फिर एनसीईआरटी और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन इसके ऊपर बेस्ड हम जो रेडॉक्स टाइट्रेशन में न्यूमेरिकल्स बनाने में यूज़ किए जाते हैं, उनके ऊपर सवाल खूब सारे पूछे गए हैं एग्जाम में, बुक्स में खूब सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। इसमें देखिए फर्स्ट 4 रिएक्शन तो KMnO4 का ही है, उसके बाद एक K2Cr2 और एक Na2S2O3 का है, जिसको बोलते हैं सोडियम थायोसल्फेट। इसके एक्वा सॉल्यूशन को बोलते हैं हाइपो। सो हाइपो इज एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सोडियम थायोसल्फेट। और इसमें जो प्रोडक्ट बना उसको बोलते हैं सोडियम टेट्रा थायोनेट। पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट के रिएक्शन और सोडियम थायोसल्फेट के रिएक्शन जो है, इन्हीं के ऊपर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं अब तक। बुक्स में भी मैक्सिमम क्वेश्चन आपको इसी के बेसिस पर मिलेगा। ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है, बैलेंसिंग का प्रोसीजर हमने सिखा दिया है। कंप्लीट रिएक्शन की बैलेंसिंग आप मेथड अप्लाई कीजिए, इन सबको बैलेंस कर लीजिए।
लास्ट रिएक्शन बैलेंस फॉर्म में देख लीजिएगा। सोडियम 2 2 4, 2 + 2 4, सल्फर 2 2 4, 4 सल्फर, ऑक्सीजन 3 2 6, 6 ऑक्सीजन, एंड आयोडीन 2, सो 2 आयोडीन। लास्ट ये सब अनबैलेंस इक्वेशन है। तो बैलेंस तो चाहे अनबैलेंस इक्वेशन, हमारे क्वेश्चन न्यूमेरिकल जो है वो हम सॉल्व कर सकते हैं अगर हमको वैलेंस फैक्टर का आइडिया है तब रिडॉक्स रिएक्शन में, और ये पता है कि रिएक्टेंट से बनेगा। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में न्यूमेरिकल में रिएक्शन दिया जाता है, चाहे बैलेंस चाहे अनबैलेंस, उसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट दोनों दिया जाता है। लेकिन क्वेश्चन को थोड़ा सा अगर टफ बनाया जाए तो हम रिएक्टेंट देंगे और प्रोडक्ट नहीं देंगे, तो रिएक्शन आपको खुद पहचानना पड़ेगा कि प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो पहला तो रिएक्शन का कंप्लीशन जानना है कि बनता क्या है, और फिर उसके ऊपर क्वेश्चन करना है। फिलहाल हमने ये रिएक्शन के प्रोडक्ट लिख दिए हैं। KMnO4 और K2CR27 दोनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं। KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम एसिडिक और बेसिक दोनों मीडियम में करता है। देखिए 3 रिएक्शन एसिडिक मीडियम के दिए गए हैं और एक बेसिक मीडियम का। K2CR27 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम सिर्फ एसिडिक मीडियम में करता है। और ये रिएक्शंस की डिटेल, इससे और भी ज़्यादा रिएक्शन KMnO4 और K2CR27 के हम डी एंड एफ ब्लॉक चैप्टर में पढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए KMnO4 ऑक्जेलिक एसिड, ये टाइट्रेशन के ऊपर न्यूमेरिकल सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, और इसी का एक सॉल्ट है फेरस ऑक्जेलेट। इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट लिखे गए हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना हमने सिखाया था। अब हमने सिर्फ उसका ऑक्सीडेशन स्टेट लिखा है जिसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुआ है। अब ये +7, ये +3, +2, +4 कैसे आता है ये सब सिखाया जा चुका है। देखिए मैग्नीज के लिए +7 से +2 चेंज आया 5 का, और एक ही मैग्नीज है फार्मूले में, तो वैलेंस फैक्टर 5 हो गया। यहाँ पर हाइड्रोजन कार्बन ऑक्सीजन में सिर्फ कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुआ +3 से +4, तो कार्बन के लिए चेंज आया 1 का, और एक फार्मूला यूनिट में 2 कार्बन है तो वैलेंस फैक्टर 2। जब आप इस रिएक्शन को बैलेंस करें पाएंगे कि 2 KMnO4 विल रिएक्ट विद 5 H2C2O4, क्योंकि जो वैलेंस फैक्टर का रेशियो होगा उसका रेसिप्रोकल इसका मोलर रेशियो आएगा। ये बात हम पहले बता चुके हैं। यहाँ पर आते हैं KMnO4 अगेन +5 से +2 में एसिडिक मीडियम में जाता है। ये पैटर्न है एसिडिक मीडियम की कि KMnO4 +7 से +2 में गया। जब एसिडिक मीडियम होगा तो यही चेंज शो करता है KMnO4। 5 का चेंज आया, एक एटम है, 5 वैलेंस फैक्टर हो गया। लेकिन अब यहाँ पर अगर देखिए तो यहाँ पर आयरन भी ऑक्सीडाइज +2 से +3 और कार्बन भी ऑक्सीडाइज हुआ है +3 से +4। तो यहाँ पर जो टोटल चेंज आएगा आयरन, एक आयरन और 2 कार्बन के चेंज के सम के बराबर होगा। आयरन के लिए चेंज आया 1 +2 से +3 और 1 आयरन एटम है, प्लस कार्बन के लिए चेंज आया +3 से +4 1 का और 2 कार्बन एटम है, टोटल चेंज आ गया 3, तो इसका बैलेंस फैक्टर हो गया 3। तो जब आप बैलेंस करेंगे तो इसका मोलर रेशियो 3:5 का मिलेगा। अब यहाँ पर आइए थर्ड और फोर्थ रिएक्शन को कंपेयर कीजिए। KMnO4 दोनों में है, एक बार एसिडिक मीडियम में एक बार बेसिक मीडियम में, और रिएक्टेंट भी आयोडाइड ही है। ध्यान रखिएगा KMnO4 एसिडिक मीडियम में रिड्यूस होता है Mn+2 में और आयोडाइड को ऑक्सीडाइज करता है I2 में। तो अगर KMnO4 का चेंज देखेंगे वैलेंस फैक्टर के लिए तो +7 से +2 5 का चेंज आया, एक मैग्नीज के लिए टोटल 5 का चेंज। ये आयोडाइड के लिए आप सोडियम आयोडाइड पोटेशियम आयोडाइड ले सकते हैं। -1 से 0 1 का चेंज आया, और सोडियम या पोटेशियम आयोडाइड में एक आयोडीन एटम होता है तो इसलिए इसके लिए 1 का चेंज आएगा। तो 1:5 का मोलर रेशियो होगा, 5:1 वैलेंस फैक्टर का रेशियो है। लेकिन बेसिक मीडियम में जब KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है तो पहले तो ये रिड्यूस होकर Mn+2 की जगह MnO2 बनाता है, मैग्नीज डाइऑक्साइड, इसी को पायरोलिसाइड बोलते हैं जो नेचर में इसका मिनरल पाया जाता है। और आयोडाइड को जब ये ऑक्सीडाइज करेगा तो एसिडिक मीडियम में तो I2 बनाता है, लेकिन बेसिक मीडियम में IO3- बनाता है, इसको बोलते हैं आयोडेट आयन। तो एसिडिक मीडियम आयोडाइड को आयोडीन में ऑक्सीडाइज करता है और एल्कलाइन या बेसिक मीडियम में आयोडाइड को आयोडेट में ऑक्सीडाइज करता है। और ये नीट पे पूछा हुआ क्वेश्चन है, और इसमें लोग अक्सर गलती करते हैं क्योंकि ये पढ़ते हैं ये भूल जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए KMnO4 के लिए +7 से +4 3 का चेंज आया, एक मैग्नीज के लिए तो वैलेंस 3। आयोडीन के लिए -1 से +5 में गया तो -1 से 0 से +5 यानी 6 का चेंज आया, और एक आयोडीन के लिए 6 का चेंज, वैलेंस फैक्टर 6। इसका मतलब इसका मोलर रेशियो 6:3 यानी 2:1 का रहेगा। तो इसको ध्यान से कंपेयर करके देख लीजिएगा। K2CR27 +6 से +3 रिड्यूस हुआ, सिर्फ एसिडिक मीडियम में ही हो सकता है। 3 का चेंज आया एक क्रोमियम के लिए, और क्रोमियम के 2 एटम हैं तो इसलिए 6 इसका वैलेंस फैक्टर होगा। आयोडीन -1 से 0 1 का चेंज, और एक ही आयोडीन एटम है तो 1 वैलेंस फैक्टर, तो इसका मोलर रेशियो 1:6 आ जाएगा।
ये तो बैलेंस्ड इक्वेशन है, देख के पता चल रहा है। ये 2 मोल है, इसका 1 मोल। तो अगर आप इसका वैलेंस फैक्टर देखेंगे तो इसका वैलेंस फैक्टर आएगा 1:2 के रेशो में। कैसे देखते हैं? +2 से +2.5 जो चेंज आया वो सिर्फ 0.5 का है इसके लिए। और ये 2 मॉलिक्यूल ऑफ Na2H2O3 हैं, लेकिन Na2H2O3 के सोडियम थायोसल्फेट के एक फार्मूला यूनिट में सिर्फ 2 सल्फर है, तो 0.5 का चेंज आया 1 सल्फर के लिए, 2 सल्फर के लिए चेंज आएगा 1 का, तो 1 इसका वैलेंस फैक्टर है। आयोडीन का फैक्टर देखते हैं, 0 से -1 में गया, 0 से -1 यानी 1 का चेंज, लेकिन 2 आयोडीन एटम है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2। तो देखिए मोल का रेशियो 2:2 था, लेकिन वैलेंस फैक्टर 1:2 का आ गया। तो इस तरीके से हमने हर रिएक्टेंट का वैलेंस फैक्टर यहाँ पर निकालना सीख लिया, और अब इसके ऊपर बेस्ड एग्जाम में आए हुए कुछ क्वेश्चंस हम सॉल्व करके देखते हैं। रेडॉक्स टाइट्रेशन या किसी भी स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन को सॉल्व करना है अगर आपको, और अनबैलेंस्ड इक्वेशन दिया गया है, तो इक्विवेलेंट कंसेप्ट अप्लाई करते हैं। आपने मोल कंसेप्ट पढ़ा होगा। बैलेंस केमिकल इक्वेशन के बेसिस पर आप कैलकुलेशन करते हैं मास, वॉल्यूम और नंबर के रिलेशन के को यूज करके। इक्विवेलेंट कंसेप्ट में बैलेंस इक्वेशन की जरूरत नहीं होती। जैसे मोल कंसेप्ट में नंबर ऑफ मोल्स आता है, वैसे इक्विवेलेंस कंसेप्ट में नंबर ऑफ इक्विवेलेंस आता है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंसेस। इसका सिंबल ई हम यूज कर रहे हैं। एक ही फार्मूला याद रखना है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंस होता है मोल इनटू वैलेंस फैक्टर। ये फार्मूला याद है और मोल कंसेप्ट आता है आपको थोड़ा बहुत भी, तो ये सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। नंबर ऑफ इक्विवेलेंस इक्वल टू मोल इनटू वैलेंस फैक्टर। मोल निकालने के तरीके कितने होते हैं? मास अपॉन मोलर मास, मोल होता है, इनटू वैलेंस फैक्टर कर दिया तो इक्विवेलेंस आ गया। मोलरिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर, मोल होता है, इनटू वैलेंस फैक्टर कर दीजिए तो इक्विवेलेंस आ गया। ये दो फार्मूले सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस में यूज होंगे, लेकिन इसके सिवाय किसी अदर सब्सटेंस के लिए, गैस के लिए, वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम भी नंबर ऑफ मोल्स होता है, इनटू वैलेंस फैक्टर कर दीजिए तो इक्विवेलेंस आ गया। और एक आखिरी, नंबर अपॉन एवोगाड्रो नंबर, किसी भी चीज़ का नंबर डिवाइडेड बाई एवोगाड्रो नंबर भी नंबर ऑफ मोल्स होता है, इनटू वैलेंस फैक्टर कर दीजिए तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंस। ये फार्मूले आ गए, एक ही फार्मूले की मॉडिफिकेशन। मोलरिटी इंटू वॉल्यूम कैसा है, याद कीजिए। मोलरिटी इसको तो मोल बाई वॉल्यूम इन लीटर, तो मोल इसको हो जाएगा मोलरिटी इंटू वॉल्यूम इन लीटर। तो मोल के लिए हम मास, कंसंट्रेशन, वॉल्यूम, गैसेस का मास, सॉलिड लिक्विड्स का मास, वॉल्यूम और नंबर, इतने तरीके के कंसेप्ट यूज कर सकते हैं। इसमें फर्स्ट 3 फार्मूला, मोल, मास और कंसंट्रेशन, मोलरिटी का फार्मूला सबसे ज़्यादा यूज होता है। इसी से एक और रिलेशन डेवलप करते हैं। मोलर मास को अगर वैलेंस फैक्टर से डिवाइड कर दिए तो आता है इक्विवेलेंट मास। सो मास अपॉन इक्विवेलेंट मास भी लिख सकते हैं हम इसको। ऐसे ही मोलरिटी में वैलेंस फैक्टर से मल्टीप्लाई करके नॉर्मलिटी आता है, तो ये फार्मूला नॉर्मलिटी इंटू वॉल्यूम इन लीटर भी लिख सकते हैं। ये मोलर वॉल्यूम है, मोलर वॉल्यूम को अगर वैलेंस फैक्टर से डिवाइड करेंगे तो इक्विवेलेंट वॉल्यूम आ गया। तो वॉल्यूम अपॉन इक्विवेलेंट वॉल्यूम भी एक फार्मूला हो सकता है। और इन तीनों फार्मूले को कोरिलेट करके देखिए, इन दोनों को अगर कोरिलेट करेंगे तो ई की जगह आएगा मोलर मास बाई वैलेंस फैक्टर। सो इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मोलर मास बाई वैलेंस फैक्टर। यहां पर इस फार्मूले को कंपेयर कीजिएगा, इस पार्ट को इस पार्ट को, तो वॉल्यूम इन लीटर कैंसिल हो जाएगा। तो नॉर्मलिटी इज इक्वल टू मोलरिटी इनटू वैलेंस फैक्टर। यहां पर देखिए कंपेयर करेंगे तो V से V कैंसिल हो जाएगा, ये मोलर वॉल्यूम है, डिवाइड बाई वैलेंस फैक्टर, इक्विवेलेंट वॉल्यूम हो जाएगा। इसका मतलब मोल कंसेप्ट में वैलेंस फैक्टर का अगर हम एप्लीकेशन करें तो हमको नंबर ऑफ इक्विवेलेंस मिल जाएगा। और नंबर ऑफ इक्विवेलेंस मिल गया तो कोई भी क्वेश्चन 3 स्टेप में सॉल्व करेंगे यूजिंग लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। लॉ ऑफ इक्विवेलेंस क्या कहता है
किसी भी केमिकल रिएक्शन में जब दो रिएक्टेंट कंप्लीटली रिएक्ट करते हैं तो उनके नंबर ऑफ इक्विवेलेंस हमेशा बराबर होते हैं। फिर से ध्यान से सुनिएगा, किसी भी रिएक्शन में जो रिएक्टेंट्स आपस में कंप्लीटली रिएक्ट करते हैं उनके इक्विवेलेंस आपस में बराबर होते हैं, और उससे जो भी प्रोडक्ट बनता है उन सबके भी इक्विवेलेंस आपस में बराबर होते हैं। सो एज पर लॉ ऑफ इक्विवेलेंस, नंबर ऑफ इक्विवेलेंसेस ऑफ reactants reacting and the products formed are always equal। किसी रिएक्शन में दो रिएक्टेंट रिएक्ट कर रहे हैं तो उनके मोल बराबर हों ये ज़रूरी नहीं है। मोल का रेशो क्या होगा वो बैलेंस इक्वेशन से मिलता है, लेकिन रिएक्शन इक्विवेलेंस बैलेंस हो चाहे रिएक्शन बैलेंस हो चाहे ना हो, इक्विवेलेंस हमेशा बराबर होंगे। यानी किसी एक का इक्विवेलेंस पता चल गया तो दूसरे का भी उतना ही इक्विवेलेंस आएगा, तीसरे का भी उतना ही इक्विवेलेंस आएगा। और इक्विवेलेंस निकालने का एक फार्मूला है मोल इंटू वैलेंस फैक्टर, और उसके सिवाय मोल को हम मास, मोलर कंसंट्रेशन, वॉल्यूम, नंबर किसी भी चीज़ से निकाल सकते हैं। तो इन सब चीज़ों से हम इक्विवेलेंस भी निकाल सकते हैं। न्यूमेरिकल में 3 फार्मूला सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाएगा, मोल, मास और मोलरिटी का। ये 3 फार्मूला देने को हमने इतने 8 फार्मूला आपको दे दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, और कोई फार्मूला इस्तेमाल होता नहीं पूरे क्वेश्चन में। 3 एक्सटेंसिवली यूज होगा, मोर देन 80-90% आपको यही फार्मूला यूज करना है। तो चलिए हम लॉ ऑफ इक्विवेलेंस एक क्वेश्चन पर अप्लाई करके देखते हैं। एक क्वेश्चन नीट का ही पूछा गया है, KMnO4 FeC2O4 के रिएक्शन का। हाउ मेनी मोल्स ऑफ फेरस ऑक्सिलेट। अब यह समस्या भी हो सकती है कि नाम लिख दिया और आपको फॉर्मूला नहीं पता, तो इसीलिए धीरे धीरे जब आपको पढ़ाया जाता है, पी ब्लॉक में कंपाउंड्स पढ़ाए जाते हैं तो उनके नाम भी बताया जाता है। नाम भी बहुत अपना इंपॉर्टेंस रखता है। तो फेरस ऑक्सिलेट ये कंपाउंड है। हाउ मेनी मोल्स ऑफ फेरस ऑक्सिलेट आर ऑक्सीडाइज्ड बाय 1 मोल ऑफ KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट इन एसिडिक मीडियम। यह सवाल है। देखिए, सवाल कह रहा है कि फेरस ऑक्सिलेट है, उसके कितने मोल ऑक्सीडाइज होंगे, KMnO4 से रिएक्शन करेंगे और इसका मोल होगा 1, मीडियम रहेगा एसिडिक। अगर ये रिएक्ट करें तो इनके इक्विवेलेंस बराबर हो जाएंगे, तो लिखेंगे इक्विवेलेंस ऑफ FeC2O4 इसको टू इक्विवेलेंस ऑफ KMnO4। पहला स्टेप है इक्विवेलेंस बराबर कर दीजिए, जिसका डेटा दिया गया है और जिसका पूछा गया उनका, अगर वो रिएक्ट कर रहे हैं तो, या इनके रिएक्शन से बने तब भी इक्विवेलेंस बराबर कर दीजिए। अब इक्विवेलेंस का कौन सा फार्मूला यूज करेंगे वो डिपेंड करेगा क्या दिया, पूछा गया। इसका पूछा गया तो मोल वाला फार्मूला यूज करेंगे, इसका मोल दिया गया तो इसका भी मोल वाला फार्मूला यूज करेंगे। तो फेरस ऑक्सिलेट के मोल तो हमको निकालना है, इनटू इसका वैलेंस फैक्टर, मोल इनटू वैलेंस फैक्टर। और वैलेंस फैक्टर हमने बताया था फेरस ऑक्सिलेट ऑक्सीडाइज होकर फेरिक और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, इसलिए इसका वैलेंस फैक्टर 3 आता है। तो यहाँ पर हो जाएगा 3। KMnO4 के मोल कितने हैं 1, और इसका वैलेंस फैक्टर एसिडिक मीडियम में कितना आता है 5, तो KMnO4 का 5। तो मोल्स ऑफ फेरस ऑक्सिलेट कितने हो जाएंगे 5/3। सो दिस इज द आंसर। तो 3 ही स्टेप में सब क्वेश्चन सॉल्व होगा। पहला स्टेप, जिसका डेटा दिया गया, जिसका डेटा पूछा गया, उनके इक्विवेलेंस बराबर कर लीजिए। दूसरा स्टेप, फार्मूले में से देखिए हम कौन सा फार्मूला इक्विवेलेंस निकालने के लिए यूज करें, और ये बात क्वेश्चन खुद बताता है। अगर मोल दिया तो मोल वाला फार्मूला, मास दिया या मास पूछा तो मास वाला फार्मूला, मोलरिटी या वॉल्यूम में से कोई एक दिया है या उसमें से कोई एक पूछा गया है तो मोलरिटी वॉल्यूम वाला फार्मूला। यही 3 फार्मूला सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। ये रिएक्शन हाइपो, ये आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन में कई जगह इस्तेमाल किया जाता है। किसी भी रिएक्शन में अगर आयोडीन लिबरेट हो रहा है तो आयोडीन का कितना अमाउंट लिबरेट हुआ उसको डिटेक्ट करने के लिए हाइपो यूज किया जाता है। सो हाइपो सोल्यूशन एब्जॉर्ब्स आयोडीन
एंड कन्वर्ट्स देम इनटू आयोडाइड बाय रिडक्शन, और खुद क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज। तो इसके ऊपर भी न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। कुछ और न्यूमेरिकल इन रिएक्शंस के बेसिस पर हम आपको सॉल्व करके दिखाते हैं, बाकी आप प्रैक्टिस कीजिएगा फिर। हाउ मेनी मोल्स ऑफ KI, KI है उसके कितने मोल पूछा गया है। विल बी ऑक्सीडाइज बाई 1 मोल ऑफ KMnO4, यानी ये KMnO4 से रिएक्ट करेगा और इसके 1 मोल इन एसिडिक एंड बेसिक मीडियम, यानी एक बार H+ और एक बार OH- के प्रेजेंस में। क्वेश्चन में ट्विस्ट क्या है कि KI KMnO4 का रिएक्शन है, लेकिन प्रोडक्ट क्या बनेगा ये दिया नहीं है, ये खुद डिसाइड करना है। यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया था हमने। KMnO4 आयोडाइड को ऑक्सीडाइज करता है एसिडिक को बेसिक दोनों मीडियम में। एसिडिक मीडियम में खुद रिड्यूस होगा Mn+2 में और ऑक्सीडाइज करेगा आयोडाइड को आयोडीन में, और बेसिक मीडियम में खुद रिड्यूस होगा MnO2 में और आयोडाइड को ऑक्सीडाइज करेगा आयोडेट में। तो पहला क्वेश्चन एसिडिक मीडियम में अगर हम देखें, मोल दिया, मोल पूछा तो मोल वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। इन दोनों के इक्विवेलेंस बराबर होंगे। एसिडिक मीडियम में मोल हमको KI का पता करना है। वैलेंस फैक्टर एसिडिक मीडियम में आयोडाइड में एक आयोडीन और एक आयोडीन के लिए -1 से 0 यानी 1 का चेंज आएगा। सो मोल इंटू वैलेंस फैक्टर इज द इक्विवेलेंस ऑफ KI इज इक्वल टू KMnO4 का मोल दिया है 1 और एसिडिक में इसका वैलेंस फैक्टर +2 में जब चेंज होगा +7 से तो 5 आएगा। तो इसका मतलब मोल ऑफ KI विल बी 5 इज द आंसर। अगर यही सवाल बेसिक मीडियम में होगा तो प्रोडक्ट बदल गया, वैलेंस फैक्टर बदल गया, तो आंसर भी बदल जाएगा। कैसे? मोल्स ऑफ KI हमको पता करना है इनटू वैलेंस फैक्टर ऑफ आयोडाइड -1 से +5 में चेंज हुआ तो वैलेंस फैक्टर अब 6 आ गया एंड दैट विल बी इक्वल टू मोल्स ऑफ KMnO4 1 इंटू इट्स वैलेंस फैक्टर +7 से +4 में चेंज हुआ तो 3 का आया। तो मोल्स ऑफ KI कितना आएगा? 3/6 यानी 0.5। सो दिस इज द आंसर। तो मीडियम चेंज होने के साथ प्रोडक्ट चेंज हुआ, वैलेंस फैक्टर चेंज हुआ, उसके अकॉर्डिंग आंसर चेंज हो गया। अभी देखिए उसके नेक्स्ट लेवल क्वेश्चन। 20 ml of KI solution is treated with excess of KMnO4 solution in acidic medium and all the iodine liberated is consumed by 10 ml of 0.02 molar hypo solution. Give the molarity of KI solution. अब 3 कंपोनेंट्स इसमें इन्वॉल्व हैं, KI, KMnO4, इसके रिएक्शन से आयोडीन लिबरेट हुआ और उससे हाइपो, यानी 4 कंपाउंड्स की बातें कर रहा है। लेकिन ध्यान से उसको अगर पढ़ते जाइए तो पहली बात है कि KI विच इज 20 ml इज ट्रीटेड विद द एक्सेस ऑफ KMnO4, यानी KMnO4 को लिया गया है एक्सेस में, तो ऑब्वियसली ये लिमिटिंग रिजल्ट होगा। तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो KI डिसाइड करेगा, क्योंकि लिमिटिंग रिजल्ट पूरा रिएक्ट कर जाता है। और इसमें कह रहा है कि आयोडीन लिबरेट हुआ एंड दिस आयोडीन is completely consumed by hypo,